नमस्कार, मैं समरत राठौर। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटी नॉन स्टॉप। तो हुआ क्या था कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं अपने अपने विषय पर चल रही थीं। उसी विषय में एक ये भी विषय था जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम जो बात करने वाले हैं संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में DPSP भी कहते हैं। तो चर्चा क्या थी और विषय क्या था? तो चर्चा ये थी कि इनको मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा जाए या राज्य के नीति निर्देशक तत्व की श्रेणी में रखा जाए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की श्रेणी में रख दिया, तो आखिर क्यों रखा? तो यहाँ उस समय जो राष्ट्रीय संविधान सभा के जो सलाहकार थे जिनका नाम BN राव था, उनका ये कहना था इन्हीं को मूल अधिकार 1 और मूल अधिकार 2 के नाम से रख दिया जाए। तो लेकिन उनकी सारी बात मानी तो गई, लेकिन नाम बदल दिया गया। नाम सिर्फ रख दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें मूल अधिकार 2 क्यों रखे गए, ऐसा क्या था? तो ये देखिए 12 से 35 और 36 से 51 एक तरीके से पूरी तरीके से अधिकार ही हैं, लेकिन 12 से 35 मूल अधिकारों में रखे गए और 36 से 51 इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसलिए रखा गया कि वे अधिकार जो तुरंत लागू हो सकते हैं और जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, तो उनको मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। और एक ऐसे अधिकार जिनको जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और वो और तुरंत लागू नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसे अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। अब यहीं से इन दोनों का डिवीज़न हो गया, तो इसे भाग 4 में रखा गया और अनुच्छेद 36 से 51 और इतने भी ये जो लिए गए थे, ये हमारा इसका जो प्रावधान है ये हमने लिया था आयरलैंड से। तो अब इसमें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बाकी अगली परिभाषा क्या है और इसका महत्व क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसके उद्देश्य को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कि इसमें आखिर इस सब कुछ हुआ क्या। तो ये इसलिए रखा गया था कि जनता को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। अब कल्याणकारी राज्य से मतलब ये होता है कि जहाँ का राज्य जनता के हितों का अधिक से अधिक संरक्षण रखती है, तो उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। पहला तो हमारा उद्देश्य यहाँ से हो गया कि इसको लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, और दूसरा ये था कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बराबरता बनाए रखने के लिए इसका 2 उद्देश्य बनाए गए थे। तो इन 2 उद्देश्यों से मतलब क्या था कि समाज में सब कुछ अच्छे तरीके से चलाया जा सके। यानी अब इसमें एक चीज़ और आई, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की कि ऐसा क्या अधिकार है कि जिसका न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसमें एक तर्क निकल के आया कि वो इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि जो राज्य अपने जनता के हितों के संरक्षण के लिए कैसा कार्य करती है वो वहाँ की जनता स्वयं मूल्यांकन करेगी, और मूल्यांकन करने के बाद 5 साल बाद जो चुनाव होता है उस चुनाव में उसका अपना खुद का निर्णय लेगी। तो वो जनता का पावर दे दिया गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जनता के पावर आ गई, लेकिन जो अधिकार थे उनका क्षेत्र सीमित कर दिया गया, जिसको सिर्फ राज्य अपनी सहूलियत के अनुसार जब चाहेगा तब लागू करेगा, लेकिन मूल अधिकार की तरह आप उन पर जोर या दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ से दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में हमारे 3 प्रकार की अवधारणाएं शामिल थीं। नंबर 1 पहली गांधीवादी विचारधारा थी, नंबर 2 सामाजिक विचारधारा और नंबर 3 उदारवादी। इन तीनों नीतियों को मिलाकर के ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं कि इसमें 36 से लेके 51 में आखिर दिया क्या किया गया था। तो ज़रा एक नज़र में हम डालते हैं। अनुच्छेद 36 में हमें बताया गया था कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले अनुच्छेद 36 एक बिल्कुल याद रख लेंगे। अनुच्छेद 37 में ये बताया गया था कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो गई। 36 आराम से याद हो गया और 37 भी याद हो गया। अब चलते हैं 38 में बताया गया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा इसी से मिलती है। ये अवधारणा हमने आपको प्रस्तावना में भी पढ़ाई थी
ये शब्द हमने आपको प्रस्तावना में पढ़ाया था कि इसमें ऐसे ऐसे न्याय मिलने चाहिए। और उसमें आपको एक और चीज़ बताया गया था कि हमारे इस प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की वकालत नहीं की गई थी। तो 3 न्याय हमारे पास यहाँ पर मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो ये हो गया हमारा 38। अब चलते हैं 39। 39 में क्या था कि हमारे जो संसाधन हैं सरकार के पास, उन संसाधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होगा, यानी एक जगह नहीं होंगे, यानी अमीरों के पास ही नहीं किया जाएगा। यानी सीधी सी बात यहाँ पर ये थी कि संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए ताकि सबका दोहन करने, सबका उपयोग करने के लिए समान रूप से सबको अवसर मिल सके। इसमें एक चीज़ और कही गई थी, समान कार्य के लिए समान वेतन। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का वकालत की गई थी? तो इसी में अनुच्छेद 39 में। अब इसमें एक और चीज़ है कि 39 में का और है, 39 का मतलब क्या होता है? देखिए, का जहाँ भी शब्द मिलता है तो ये समझ जाइए कि कहीं न कहीं संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें कहा था समान अवसर के संबंध में न्याय होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि समान अवसर के आधार पर क्या होना चाहिए? सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी को उच्च किसी को निम्न, इस तरीके से नहीं, बल्कि सबको। इसीलिए वहाँ एक आरक्षण जैसी सुविधा दी गई थी, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि पहले जो था कि सब उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में था। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो आज जो निम्न वर्ग है वो निम्न वर्ग ऐसा ही बना रहता, इसीलिए वहाँ पर ये व्यवस्था की गई थी। 40 अनुच्छेद 40 में जो हम बात करते हैं पंचायती व्यवस्था की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन वहाँ पर यह है कि जो भी राज्य चाहे उसे लागू करे और जो राज्य चाहे और ना लागू करे। लेकिन बाद में 1973 में इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 73 में संविधान संशोधन में 1992 से 93 में, समझ लीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन और 1992 से 93। 92 और 93 इसलिए कहा जाता है कि 92 में बिल पेश हुआ और 93 में पास हुआ। अभी हमने 40 पढ़ लिए। अब 40 के बाद चलते हैं 41 और 42 की तरफ। 41 में हमें बताया गया था कुछ दशाओं में कार्य करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। कुछ दशाओं में कार्य कैसा होना चाहिए? कुछ दशाएं यानी विशेष दशाएं कैसी होती हैं? गरीबी हो, बुढ़ापा हो, बेरोजगारी हो और बीमारी हो, ऐसी कंडीशन में भी हमें कार्य करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये बताया गया हमें 41 के अंतर्गत। अब पूछते हैं 42 में। 42 में बताया गया था कार्य न्याय संगत होना चाहिए, वहाँ का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए, मानवीय दशा होनी चाहिए। जहाँ हम कार्य करें तो ऐसा तो होना चाहिए जहाँ कार्य जैसा क्षेत्र लगे, हम अपना ऑफिस कह सकें, या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह या किसी भी गुलामी की तरह काम नहीं करवाया जाएगा, बल्कि वहाँ का वातावरण कार्य योग्य होना चाहिए। उसके बाद 43 में हमें बताया गया था निर्वाह मजदूरी, यानी मजदूरी भी इतनी मिलनी चाहिए ताकि लोगों का भरण पोषण अच्छे से हो सके। और कुटीर उद्योग की व्यवस्था भी करे कि अगर छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, ये डलिया बुनना और टोकनी बुनना, ये छोटे मोटे दरी चादरें बनाना, ये भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते थे। उसके बाद 43 में हमें बताया गया, वो 43 हो गया। 44 में हमें बताया गया समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब होता है कानून। कानून हमारे 2 प्रकार के हैं। पहला कानून है यहाँ पर सामाजिक कानून और दूसरा है नागरिक कानून। सामाजिक कानून में हमारे क्रिमिनल अपराधी और जितने भी समाज से जुड़े हुए कानून होते हैं, जिसमें जाति, धर्म, लिंग और किसी आधार पर आपका भेदभाव नहीं होगा। लेकिन एक होता है नागरिक कानून। नागरिक कानून से मतलब होता है कि व्यक्ति कानून जिसमें विवाह, निकाह, गोद लेना और अपनी संपत्ति वंशजों को करना, इस प्रकार के जो कानून होते हैं वो नागरिक कानून के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आपको 45 में हमें बताया गया था 6 वर्ष से कम आयु के लिए शिक्षा और उनका भरण पोषण और विकास कालीन। अब इसमें थोड़ी सी बात अच्छे से समझ लीजिएगा। हुआ क्या था कि जो 45 में था, जो आपको 6 वर्ष से कम आयु के हैं, असल में यहाँ पर था 6 वर्ष से 14 वर्ष की शिक्षा के प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा। लेकिन उसको उठा करके 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे उठा करके मूल अधिकार के रूप में
दे दिया गया, जिसे 21A के तहत रख दिया गया। अब ये जगह रिक्त हो गया, तो इस रिक्त स्थान के जगह पर 6 वर्ष से कम आयु वालों का भरण पोषण की बात कर दी गई। तो यहाँ पर दोनों क्लियर हो गए। जो यहाँ से गया निकल के वो हमारा था 6 वर्ष से 14 वर्ष वाला, तो वो जब मूल अधिकार बन गया हमारा, तो यहाँ पर ये 6 वर्ष से कम आयु वाले रख दिए। इसके बाद अब चलते हैं 45 हो गया, अब चलते हैं 46 में अनुसूचित जाति जनजाति और की शिक्षा के आर्थिक विकास से संबंधित आप में ये इसमें प्रावधान दिया गया था। उसके बाद 47 में आपका मद्य निषेध, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित, पोषाहार भी कहते हैं, पोषाहार स्वास्थ्य से संबंधित था कि अगर कोई सरकार अपने यहाँ बंद करना चाहती है, कोई नशीले पदार्थ बंद करना चाहती है तो कर सकती है, स्वास्थ्य में विकास करना चाहती है तो कर सकती है, पोषाहार बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा सकती है, ये उसके ऊपर स्वतंत्र है, यानी किसी का दबाव नहीं है। जैसे कुछ राज्यों ने अपनी क्या है कि दारू या नशीले पदार्थ बंद कर दिए हैं, कभी कभी कड़े कड़े फैसले भी लिए हैं, लेकिन कभी सफल हुए और कभी असफल हुए। तो अब हम पहुँच गए 47 हो गए। अब बचते हैं 48 में क्या है कि इसको लिंक कर दीजिएगा इसी को, जब कोई दारू पीना छोड़ देगा तो कृषि पशुपालन इन चीज़ों में लग जाएगा। तो 48 में बताया गया था कृषि पशुपालन और दुधारू पशुओं का विकास या संवर्धन की बात कही गई थी। इसी के अंतर्गत गौशाला इत्यादि का प्रोत्साहन भी बताया जाता है। उसके बाद 48 का में ये मान लीजिए कि जब हम कृषि और विभाग करेंगे तो उसमें पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगे, तो 48 का में पर्यावरण संरक्षण जोड़ दिया गया। का फिर से आया तो आप वहीं से एक बार फिर समझ लो कि वही चीज़ है कि जहाँ पर ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और ये कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अब चलते हैं आपको 49 में आपकी राष्ट्रीय जो महत्व है, राष्ट्रीय महत्व, धरोहर है, स्मारक हैं, इन चीज़ों के मामले में संरक्षण के मामले में 49 के अनुच्छेद 49 के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 50 में जो हम चलते हैं उसमें हमें बताया गया 50-50 कह सकते हैं, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र अलग अलग सेपरेट करने की बात कही गई है। तो कार्यपालिका आप जानते हैं उच्च मंत्रिमंडल मंत्रि परिषद होते हैं, और न्यायपालिका में सारे जजेस वगैरह होते हैं, वो आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसके बाद चलते हैं 51 में। 51 में हमें बताया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति और शांति व्यवस्था के मामले में शांति कर सकते हैं। देखिए हमने देश में सब कुछ कर लिया, और जब हम विदेश की तरफ बढ़ेंगे तो जो शांति अपने देश में लोक कल्याणकारी राज्य बनाया, देश बनाया, अब हम क्या करेंगे अंतर्राष्ट्रीय की तरफ बढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन यानी निर्वहन जो प्रावधान दिया गया वो हमें 51 के तहत दिया गया। तो ये तो थे आपके 36 से 51। इसमें एक खास बात और आपको देखनी है, वो ये है कि केरल राज्यवाद जिसे कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, ये क्या था? ये था कि इन्होंने ये कहा था कि मूल अधिकार उच्च हैं और नीति निर्देशक तत्व छोटे हैं। उसके बाद क्या हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें ये कहा गया कि मूल अधिकार छोटे हैं और नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं। फिर क्या हुआ 1976 कट गई, 1980 में आया मिनर्वा मिल्स वाद, जिसमें ये बताया गया ना ही तो मूल अधिकार छोटे हैं और ना ही नीति निर्देशक तत्व छोटे हैं, दोनों ही समान हैं और दोनों को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, दोनों में सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। तो इससे संबंधित जो अभी क्वेश्चन होते हैं वो आप पूछ सकते हैं कि मैं उच्च कौन है और निम्न कौन है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन वाले हैं। तो आज के लिए हमने जितना भी आपको नीति निर्देशक तत्व थे वो सारी चीज़ें बता दी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए पॉलिटी नॉन स्टॉप में, और अपना स्नेह और प्यार भेजते रहिएगा। हिंदी की सारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, और इसका विश्लेषण देखना है तो हर वीडियो का विश्लेषण, हर पॉलिटी का विश्लेषण आपको संविधान विश्लेषण में मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते।